नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य अध्ययन का उसमें पाठ्यक्रम होता है या प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, उसके आधार पर या उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ मॉडल पेपर तैयार किया गया है और ये मॉडल पेपर आपकी काफ़ी सहायता करने वाला है। प्रश्न कैसे आते हैं इसका अंदाजा आपको इस पेपर से लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें समय आपका कुल 3 घंटे का है। अगर आप इस पेपर को व्यक्तिगत तौर पर हल कर रहे हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा मत लीजिएगा और अधिकतम अंक इसमें 200 ये रखे हुए। देखिए, इसमें कुछ नोट दिया हुआ है। तो कहा गया है कि कुल 40 प्रश्न है इसमें। यहाँ अलग अलग खंडों में बटे हुए टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 40 है और 10 जो है वो सामान्य उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 125 है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, 125 शब्द सीमा वाले जो है वो एक सामान्य आकार के। उसमें से जो खंड अ है इसमें इस प्रकार के 125 शब्दों वाले हैं। खंड ब में क्या है? खंड ब में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह कैसे हैं? लघु उत्तरीय हैं और लघु उत्तरीय इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो शब्द सीमा है वो 50 है। इसके बाद जो अति लघु है वो यहाँ पर खंड स में संकलित है और ये 20 हैं। इनकी संख्या टोटल 20 है और इसमें शब्द सीमा बहुत कम होती है, यानी बहुत नपा तुला आपको लिखना होता है, सिर्फ 25 शब्दों में यहाँ समेटना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है और प्रश्न कैसे हैं। और सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है और छोड़ा वैसे भी नहीं जाता है। मुख्य परीक्षा में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि जब नंबर आपको अच्छे बटोरने हैं तो हर प्रश्न में हाथ लगाना होगा। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि उसके जो अंक हैं वो सामने दिए हैं, तो दिए रहे या ना दिए रहे आप समझ लीजिएगा। और शब्द सीमा का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द सीमा यहाँ अनिवार्य है। उससे ज़्यादा अगर आप लिख देंगे तो बहुत नंबर नहीं मिल जाएगा, बल्कि हो सकता है कि नंबर कम हो जाए, या कम लिखेंगे तब भी वही संभावना है। इसलिए एक नपा तुला 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है खंड अ में शब्द सीमा 125 वाले प्रश्न हैं ये, और इनकी टोटल संख्या है 10। तो देखिए, क्रायोस्फीयर को परिभाषित कीजिए, ये पहला प्रश्न है। उसके साथ साथ ये कहा है कि क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि क्रायोस्फीयर क्या है और उसके बाद विश्व की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है, बिल्कुल ऐसी ही इंग्लिश मीडियम वाली भी आएगी, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्रायोस्फीयर जो है ये पृथ्वी की सतह पर उस क्षेत्र को संदर्भित करता है या उस क्षेत्र को दिखाता है जहाँ पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, जहाँ पर पानी जमी हुई अवस्था में पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जलमंडल का ये जमा हुआ भाग है जहाँ बर्फीली स्थिति पाई जाती है। और इसमें अब जमी हुई चीज़ है तो क्या होगा, जो आइसबर्ग हैं, हिमखंड है, वो आएंगे, हिम के शेल्फ आएंगे, समुद्री बर्फ आएगी, नदियों और झीलों की जो बर्फ होती है वो आएगी, बर्फ की चादरें ये भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से इसको हम इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में साल भर बर्फ पाई जाती है। जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है, या तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता या ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ठंडक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ बर्फ जमी होती है और वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। और इसलिए इसे पर्मफ्रोस्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पर्मफ्रोस्ट। ये इसका एक अन्य नाम भी है, तो इसे जानते रहिए। और इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं कि जमे हुए मैदान पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे कि सतह ऊर्जा बजट, इसके अलावा जलचक्र, प्राथमिक उत्पादकता और समुद्र तल आदि को प्रभावित करते हैं। ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने लिखा, लेकिन अभी आपका आधा उत्तर हुआ है, आधा बचा हुआ है। तो आधे में आप क्या लिखिएगा? आधे में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें वैश्विक जलवायु पर कैसे असर ये डालते हैं। तो अल्बिडो जो होता है, या एल्बिडो जिसे आप कहते हैं, वो प्रभावित होता है इससे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बर्फ का जो एल्बिडो है वो ज़्यादा होता है और सौर विकिरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक रोधन को दर्शाता है यहाँ पर, और पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करता है। पृथ्वी की जो कूलिंग है उसकी प्रक्रिया में ये सहायता करता है। इसलिए क्रायोस्फीयर पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक लूप के बारे में लिख सकते हैं, विशाल कार्बन जलाशय के बारे में लिख सकते हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भी योगदान होता है। अच्छा, समुद्र के स्तर में वृद्धि कैसे? तो आप जानते हैं कि बर्फ पिघलती है तो उसका जो पानी बनता है वो समुद्र में ही जाएगा, तो इससे यहाँ पानी की मात्रा में वृद्धि होती है और जल चक्र, ताप बजट, ये सब प्रभावित होता है। या बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में आप कैसे लिखिएगा? तो इसमें
जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उसमें से कुछ नवीनतम उदाहरण भी आप दे सकते हैं। और समुद्र के स्तर में वृद्धि को आप लिखिएगा तो उसमें आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि जो तटीय क्षेत्र हैं या द्वीपीय देश हैं उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है, क्योंकि ये बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए जो कि वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो इसमें आवश्यक हो उतना ही लिखिए। इसके बाद इतना आपने जोड़ा। अब नई शिक्षा नीति 2020, ये अगला प्रश्न है। यहाँ पर शब्द सीमा 125 में आपको इतना ही लिखना था। 10 अंक इस पर मिलने वाले हैं, अधिकतम कभी नहीं मिलता है। इसमें से आप जितना हो सके उतना बटोरिए। तो इसमें देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको लिखना है। कहा गया है कि इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, इसकी आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। तो क्या लिखिएगा इसमें? शिक्षा नीति के बारे में सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं जानते तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है। और आप इसमें ये लिख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से। देखिए, शिक्षा की प्रणालियाँ बार बार बदली जाती हैं, समय के साथ साथ जो पुरानी शिक्षा पद्धति है वो प्राचीन हो जाती है, या ये कह लिया जाए कि बेकार हो जाती है। उस समय बेकार नहीं रहती है, लेकिन नए परिवेश के हिसाब से उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो पहले वाली जो शिक्षा नीति थी कौन सी थी? इससे पहले कब आई थी ये बताइएगा जरा। ये 1986, मतलब 1968 और उसके बाद 1986, और ये तीसरा सुधार है। आज़ादी के बाद ये तीसरा सुधार है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के स्तर पर बहुत सारे सुधार हुए थे, तो वो अलग ढंग के थे। यहाँ हम अपने आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। और यहाँ पर स्कूल से लेकर कॉलेज का जो स्तर है, यानी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का जो स्तर है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने की बात कही गई है। जो नवोन्मेषी शिक्षा है, कौशल विकास की चीज़ें हैं, उन पर बल दिया जाएगा। बच्चों को रट्टू तोता बनाने की अपेक्षा एक समझदार इंसान के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? और एक चीज़ और है कि यहाँ जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल दिया गया है। ये जो शिक्षा नीति है इसी के तहत वो भी आता है, तो उसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, ताकि शिक्षा से उसको और करीब से जोड़ा जा सके। वैसे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था तो सुनने में लगता था कि शिक्षा से क्या संबंधित होगा, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये चीज़ है। मुख्य विशेषताओं में आप बिंदुवार लिख सकते हैं। बिंदुवार का मतलब ये होता है कि आप बुलेट पॉइंट बना लीजिए और हर पॉइंट में अपनी बातों को लिखिए, ये देखने में अच्छा लगता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्तमान जो 10+2 वाली प्रणाली थी, यानी 10+2 का मतलब आप समझ रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात की जा रही है, तो उसकी जगह पे यहाँ नई प्रणाली यानी 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है, इसको आप जानते भी हैं, ये आपको लागू करने के लिए यहाँ कहा गया है। इसके अलावा 2030 तक, मतलब अगले जो 10 साल हैं, एक दशक का समय है, वहाँ तक 100% सकल नामांकन का जो अनुपात है उसको प्राप्त करना है। टारगेट जो है वो कब तक का है? 2030 तक का है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्री स्कूल वाली स्थितियाँ हैं, यानी पूर्व विद्यालय यहाँ से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिक स्वरूप विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। और वैश्विक मानकों के हिसाब से 3 से 6 साल की पहचान कर, मतलब 3 से 6 साल की पहचान एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में की जाती है। मतलब इस दौर में जो मानसिक विकास होता है उसके संबंध में कहा गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सब यहाँ हिंट दिया जा रहा है, मॉडल उत्तर है, और इसमें आप अपने शब्दों को बेशक डाल सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में 5वीं तक पढ़ाना। तो मातृभाषा एक चीज़ है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा देना, ये इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा IIT, और इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर भी कुछ फैसले ले सकती हैं, लेकिन अभी ये जो फैसला है ये केंद्र से आया हुआ है, केंद्रीय योजना के तौर पर आया है। तो अभी जो निबंध है या प्रश्न है उनमें, प्रश्नों के उत्तर में आप केंद्रीय जो प्रावधान है उन्हीं को लिखिएगा। अभी राज्य स्तर पर बहुत ज़्यादा इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, थोड़े बहुत एक्शन लिए गए हैं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा है उसमें गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, आप यहाँ पर है ना, न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसकी स्थापना की बात कही गई है। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि कानूनी और चिकित्सा की जो शिक्षा है इसको छोड़कर जो बाकी शिक्षा स्तर हैं उसमें यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग इसका पूरी उच्च शिक्षा के लिए एकल छत्र निकाय के रूप में निर्धारण किया जाएगा। मतलब ये एकमात्र यहाँ पर बॉडी होगी जो कि इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करेगी। इसमें कानूनी और चिकित्सा जो शिक्षा है, यानी मेडिकल की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई, वो सब नहीं आती है। और एमफिल का जो पाठ्यक्रम है वो बंद कर दिया जाएगा। जो एमफिल की डिग्री हुआ करती थी उसको अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का निर्माण किया जाएगा। ये परख क्या है? ये मूल्यांकन है, मूल्यांकन की प्रणाली है।
इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि पाली और प्राकृत, इसके अलावा जो फारसी है, उसके लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। और भारतीय शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का जो 6% है वो यहाँ पर सरकार निवेश करेगी। तो ये सब कुछ बातें हैं। इसमें आप और भी जो नीतियों के हिस्से हैं, बहुत बड़ी जो लंबी चौड़ी यहाँ पे ड्राफ्ट वाली स्थिति है वो मौजूद है, तो उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि क्या है। अनुबंध कृषि क्या होती है ये आपको बताना है और उसके साथ ये लिखना है कि किसानों को इससे क्या फ़ायदा पहुँचता है। तो आप ये लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए 125 शब्दों की शब्द सीमा है, तो आपको फैला कर यहाँ लिखना होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अनुबंध कृषि को खरीदारों यानी निर्यातकों या बड़े जो खुदरा विक्रेता हैं, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हैं या सरकारी संस्थान भी इसमें आ सकते हैं, और इसके अलावा जो उत्पादक होते हैं यानी किसानों, उनके बीच में समझौते के आधार पर, उत्पादक कौन है, किसान है, वही पैदा करते हैं, तो उनके बीच में समझौते के आधार पर कृषि उत्पादों को उगाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब उनके पैदावार के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। और इसके तहत किसान एक विशिष्ट कृषि उत्पाद की निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए सहमत होता है और खरीदार द्वारा जो बताए गए गुणवत्ता मानक हैं उनको किसान के द्वारा पूरा करना अनिवार्य होता है और किसान को खरीदार द्वारा तय समय पर उपज पहुंचाना होता है। ये सब इसमें अनुबंध कृषि का हिस्सा होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है, तो फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर किसान अनुबंध के तहत आता है तो किसानों की औपचारिक ऋण तक जो पहुंच होती है वो आसान हो जाएगी, मतलब वो आसानी से वहां तक पहुंच सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है, और कम निवेश वाली जो स्थितियां हैं वो आएंगी। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए एक नया मार्केट मिल जाएगा, नया बाजार मिल जाएगा, जिसमें कि वो अपना सामान बेच सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ये स्थितियां हैं। और उनके दरवाजे पर उनकी उपज के लिए आश्वस्त बाजार के साथ जो विपणन और परिवहन की लागत है उसको कम किया जाएगा, यानी उन्हें अपना सामान कहीं ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यहाँ बिचौलियों वाला मैटर था वो भी खत्म हो जाएगा, वो अपने सामान को सही दामों में और सुविधाजनक तरीके से बेच सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। और खरीद मूल्य जो है वो पहले से निर्धारित है, तो यहाँ पर मूल्य जोखिम जो होता है, मतलब खतरा होता है, उस पर भी स्थितियाँ नहीं बनेंगी, यानी मूल्य की जो हेर फेर वाली स्थिति है वो नहीं आएगी। ये आप लिख सकते हैं। बिचौलियों का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, तो ये जरूर शामिल करिएगा और इतना ही लिखना है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो अगला जो प्रश्न है उसमें आप लिखेंगे कि वित्त आयोग क्या है, मतलब वित्त आयोग के बारे में आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि इसके कार्य क्या है, मतलब अलग अलग कार्यों के बारे में यहाँ ब्यौरा देना है। तो वित्त आयोग के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि यह अर्ध न्यायिक निकाय है। ये कैसा है, ये अर्ध न्यायिक है और इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये आप प्रश्न कौन सा देख रहे हैं, चौथा वाला देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280, यहाँ जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 280 है, उसके तहत 5 साल पर नियुक्त किया जाता है, यानी इसका गठन जो है वो प्रत्येक 5वें वर्ष में होता है। और इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में और स्वयं राज्यों के बीच में जो राजस्व का विचलन है उस पर सिफारिशें देने के लिए, वही इसका मूल पर्पज होता है, उसी के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। और गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इतना आप लिख सकते हैं। तो ये तो क्या है का उत्तर हुआ। अभी इसके जो कार्य है वो आपको लिखने हैं, प्रश्न पूरा आपको इसमें देखना होगा और पूरे का उत्तर देना होगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित करना है, ये चीज जो सिफारिश है वो काम ये वित्त आयोग करेगा। उसके अलावा संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए, यानी अनुच्छेद 275 की बात की जा रही है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि को या संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, ये इसका उद्देश्य है, मतलब इसके कार्य यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो कि देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, उसको भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों चीजें हैं जो कि इसके कार्य के दायरे में आती हैं, उसमें से आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य है या मुख्य प्रावधान है उनको इसमें जगह दीजिएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न आपका है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दर्ज कीजिए या लिखिए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या असर है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको लिखना है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा सबसे पहले आपको देनी, ग्लोबलाइजेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक संपर्क और एकीकरण की एक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि एकीकरण करना चाहता है। संपूर्ण विश्व जो है वो एक ग्राम है। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है,
ध्येय वाक्य के तौर पे उसे इस्तेमाल हम करते हैं, तो वैसे ही ये वैश्वीकरण भी है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके पीछे स्वार्थ नहीं है, और वैश्वीकरण के पीछे बहुत गहरा स्वार्थ यहाँ पर है। इसीलिए कुछ लोग इसे प्रपंचीकरण भी कहते हैं। अपने देश में कुछ लोग इसे इस नाम से भी संबोधित करते हैं। लेकिन फिलहाल इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हमें इसकी परिभाषा देनी है, तो आप यही लिखिएगा कि आर्थिक संपर्क और सामाजिक और जितना भी सांस्कृतिक एकीकरण है वो सब इसके दायरे में आता है। और दूसरे शब्दों में आप ये लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है ये मुख्य रूप से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, और आर्थिक खुलेपन को बढ़ाने के लिए ये देशों के बीच में जो आर्थिक निर्भरता है उसको तालमेल बैठाने वाली या उसको क्रियान्वित करने वाली प्रक्रिया है। यह वस्तुओं और सेवाओं, इसके अलावा प्रौद्योगिकी, निवेश, लोगों और सूचनाओं के प्रवाह और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती निर्भरता को दिखाता है। मतलब इसमें इसकी जो झलक है वो दिखाई देती है। और इसके अंतर्गत कई प्रवाह आते हैं, जैसे कि आप विचारों के प्रवाह को ले सकते हैं, पूंजी का प्रवाह ले सकते हैं, वस्तुओं का जो लेन देन है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो कितना सुगम हो गया है, तो वो सब वैश्वीकरण की ही देन है। इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो हम परिभाषा दे रहे थे। अभी हमें क्या लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा करनी है। तो इसमें दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो पहले सकारात्मक को लिख सकते हैं आप, पहले पॉजिटिव ही लिखना चाहिए। तो सकारात्मक में आप ये लिख सकते हैं कि पहली चीज़ तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और इससे जो भारतीय कंपनियां हैं उनको नई तकनीक में निवेश करने और परिचालन मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। मतलब उन्हें भी बेहतर करने के लिए यहाँ उकसाया जा रहा है। तो यहाँ आपस में बेहतर करने के चक्कर में लोग जनता का हित करेंगे और देश की उन्नति करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ने भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है, यानी रोजगार के जो अवसर है वो पहले की तुलना में इस वजह से बढ़े हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि विदेशी कंपनियों के द्वारा लाया गया जो ज्ञान और कौशल है वो हमसे थोड़ा सा उन्नत है। यहाँ पर हमें जो चीज़ें अच्छी हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, भारतीय संस्कृति अच्छी है, हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान विज्ञान उच्च कोटि का है, लेकिन जो विदेशी हैं उनके पास भी कुछ खासियत तो है, तो वो खासियत जो है उसकी तारीफ हम यहाँ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो ज्ञान कौशल वो अपने साथ ये टेक्नोलॉजी वाला ले आते हैं, तकनीकी वाला, वो हमसे थोड़ा सा उन्नत होता है, तो वो सीखने के लिए हमें यहाँ एक अवसर देता है। मतलब उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये चीज़ें। और नकारात्मक प्रभाव, अब यहाँ नेगेटिव जो है उसको आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 3-4 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नकारात्मक प्रभाव में आप ये लिख सकते हैं कि शहरी ग्रामीण विभाजन यहाँ पर बहुत, जो इंडिया और भारत के बीच की खाई है वो चौड़ी होती जा रही है, तो उसके पीछे वैश्वीकरण कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसके अलावा भाषाओं और बोलचाल का जो अंतर है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, बीच में एक गड्ढा बनता जा रहा है और उसको पाटना बहुत टेढ़ा काम हो रहा है। इसके अलावा बाल श्रम में वृद्धि हो रही है, बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है, भले ही बधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी पर सामने से निषेध लगा हुआ है या बैन लगा हुआ है, लेकिन पीछे से ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या ये कह लीजिए कि स्वास्थ्य पर जो खतरे हैं वो पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। जैसे कोविड-19, अगर वैश्वीकरण नहीं रहता तो क्या ये हमारे देश में आ पाता? नहीं आ पाता। ये संचार माध्यम से ही तो आया है। ये छूत का रोग है, वायरस जो है ये ऐसे नहीं आएगा, कोई वाहक चाहिए इसके लिए, तो वो वाहक बाहर से आए, विदेशों से आए और अपने देश में फैला दिए, या हमारे ही देश के लोग बाहर गए थे और वो संक्रमित होकर आ गए। तो ये प्रक्रिया कैसे संभव है? ये वैश्वीकरण की ही तो देन है। तो ये संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाला हो सकता है। चूंकि कोविड का ये दौर चल रहा है तो इसमें इसको आप लिख सकते हैं और लिखिएगा। ये सब दुष्प्रभाव हैं। और इसके साथ साथ जो कृषि है वो इससे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर यहाँ बहुत जोर दिया जाता है और कृषि कहीं पीछे दबा दी जाती है। तो अन्नदाता का यहाँ शोषण होता है और ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद 6वां प्रश्न आप देखिए, यहाँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा गया है। काफ़ी ये चर्चे में रहती है और इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, दोनों आपको यहाँ बताने हैं। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो आप जानते हैं कि ये डिजिटल या आभासी मुद्रा है, ये एक इमेजिनरी करेंसी है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसका एक व्यापारिक मूल्य होता है, मतलब निर्धारित व्यापारिक मूल्य होता है और उसी के आधार पर इसमें जो लेन देन है वो चलता है। ठीक है। और भौतिक रूप में क्रिप्टो करेंसी का मुद्रण नहीं किया जा सकता। जैसे आप नोट और सिक्कों का लेन देन करते हैं तो वैसे क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है वो संभव नहीं है और इसीलिए इसको आभासी मुद्रा कहा जाता है। जब हाथ में आप लेकर नहीं देख सकते, वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आभासी ही हुआ। और यह ऐसी मुद्रा है जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम पर बनी होती है, मतलब इसका जो बेस है वो कंप्यूटर एल्गोरिथम होता है और इस मुद्रा का संचालन किसी सरकार द्वारा नहीं किया जाता। ये एक बड़ी बात है और इसीलिए इसमें अस्थिरता होती है।
एक डिजिटल संपत्ति का ये नया रूप है और इसकी नकल कर पाना ये असंभव काम है। जैसे जाली नोटों का जो चलन बढ़ता है तो उसमें नकल करना आसान होता है, जो जाली फर्जी लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन यहाँ वो काम संभव नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा ये शब्द जो है यह एन्क्रिप्शन तकनीक से लिया गया है, क्रिप्टो करेंसी जो शब्द है उसकी बात की जा रही है, और इसका उपयोग नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है ताकि इनकी जो सभी जानकारियां हैं उनको कूटबद्ध तरीके से, यानी जो इनक्रिप्ट तरीका है, यहाँ आप कह सकते हैं कि जो सांकेतिक भाषा है उसके तरीके से विकेंद्रित जो डेटाबेस है उसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो चूंकि ये सांकेतिक और कूट भाषा होती है, साइन लैंग्वेज होती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसे समझना मुश्किल होता है। तो जो हैकर्स होते हैं या जो नकल करने वाले होते हैं वो इतनी आसानी से इसे नकल नहीं कर सकते या इसकी कॉपी नहीं कर सकते, ये बात है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण है, ये तो वैरायटी है, इसके अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन का नाम आता है, इसके अलावा लिटकॉइन है, लिब्रा है। लिब्रा बताइएगा कि कौन से बड़े ब्रांड ने इसको लॉन्च किया है। तो इस प्रकार की जो करेंसीज हैं ये चर्चा में आती हैं, इसमें धोखाधड़ी भी बहुत होती है। तो यहाँ लाभ और हानि दोनों आपको लिखनी है। लाभ क्या हो सकता है? लाभ ये हो सकता है कि लेन देन जो है वो किफ़ायती, ये इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है, और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है, सुरक्षित नेटवर्क के द्वारा आपस में आदान प्रदान हो जाता है। गोपनीय लेन देन होता है, इसमें सुरक्षा और पारदर्शी लेन देन जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, धोखाधड़ी के मामलों में कमी आती है, और कम लेन देन का चार्ज लगता है, जो ट्रांजैक्शन या तरह तरह के शुल्क भारतीय मुद्राओं पर या जो नोट वाली करेंसी है उस पर थोपे जाते हैं, तो वो इसमें कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान ये है कि साइबर सुरक्षा वाला जो मामला है ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यहाँ बुनियादी ढांचे में खामी है और इसीलिए लेन देन में सुरक्षा के नियम जो है वो ताक पर रख दिए जाते हैं और यहाँ उल्लंघन भी होता है, दिक्कतें आती हैं। आतंकवादी और गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं वो इसका उपयोग करके फ़ायदा ले सकती हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसका बड़ा खतरा है और ये सही में खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा कोई विनिमय न होने के कारण तकनीक में निवेश करना बड़ा जोखिम भरा है, मतलब आप निवेश कर दिए और पैसा डूब गया, तब क्या होगा? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये खतरनाक स्थिति है। और कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मुद्रा किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति के साथ जुड़ी नहीं होती, तो इसलिए इसका कोई फिक्स अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, तो ग्राहक इस पर भरोसा कैसे करेंगे? ये सब कुछ इसकी बुराइयां हैं। और क्रिप्टो करेंसी पर जो सुप्रीम कोर्ट का हाल में फैसला आया है 4 मार्च 2020 को जो फैसला आया है, ये वाला आपको याद होगा, आपने अखबारों में देखा होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन है उस पर आरबीआई के प्रतिबंध को हटा दिया है। रिजर्व बैंक ने क्या किया था? इस पर बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, इसकी अस्थिरता और इसकी जो आभासी प्रणाली है उसको देखते हुए। लेकिन यहाँ एससी जो है यानी सुप्रीम कोर्ट ये काम करने से इसमें स्वीकृति दे देता है, ये अच्छी बात है, और अच्छी भी है और कुछ मामलों में बुरी भी है ये चीज़ें। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ जो प्रश्न संख्या 7वां है उसको देखिए, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, इसका क्या महत्व है? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, जिसे कि आप एडीआर कहते हैं, ये एक विवाद समाधान तंत्र है। इसमें विवादों का निपटारा होता है, जैसा कि इसका नाम है, जहां दोनों विवादी पक्ष तीसरे पक्ष की मदद से विवादों का निपटारा करते हैं। मतलब तीसरा कोई एक इसमें पक्ष होता है और वो आकर विवादों को सुलझाता है, जिससे कि विवाद आसानी से सुलझ जाते हैं और वहां से सुविधा होती है, ये चीज़ें। और इस संदर्भ में पंचाट या मध्यस्थता या समाधान, जिन्हें कि संयुक्त रूप से पंचाट तंत्र कहा जाता है, उस प्रकार की प्रणालियां इसमें शामिल होती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि वैकल्पिक क्षतिपूर्ति के आधार पर या उसके आधार स्तंभों के रूप में उपस्थित हैं। तो देखिए एडीआर जो है उसके कुछ फायदे हैं। अब फायदे क्या हैं ये आपको गिनाना है, क्योंकि यहाँ महत्व लिखना था, तो महत्व आपको लिखना है तो फायदे लिखने पड़ेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये सरल है और कम खर्चीला है, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये कम समय में फैसला देने वाला है, यानी निपटारा जल्दी होता है। यह विधिक न्यायालयों की भांति मामलों के संचालन में किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है। बहुत सारे नियम कायदे ऐसे होते हैं जो कि अदालत में केस को उलझा देते हैं, बांध कर रख देते हैं, इसीलिए फाइलों की लिस्ट जो है वो लंबी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो मामले सुलझाने में आसानी होगी, ये एक अच्छी बात है। और जो पक्ष होते हैं वो बिना डरे अपने मतभेदों पर चर्चा करने के लिए यहाँ स्वतंत्र होते हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, जैसा कि न्यायालय में हो जाता है। इसके साथ साथ दो पक्षों के मध्य सुलह और स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से समाधान को सुनिश्चित करना और वैकल्पिक जो यहाँ पर समाधान है वो प्रस्तुत करना, ये सब इसका काम है। ठीक है, तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे।
तो कारण सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं तात्कालिक कारण और जो पीछे के कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण तो 1857 के विद्रोह का ये था कि पहले वेलेजली आता है और सहायक संधि वाली नीतियाँ रजवाड़ों पर थोपता है और भारत की जनता उससे त्रस्त होती है। उसके बाद कुछ समय बाद डलहौजी का आगमन होता है। हालांकि दोनों के समय काल में लंबा अंतर है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अगर जो वायसराय या गवर्नर जनरल हैं उनमें देखा जाए तो वेलेजली और डलहौजी ये दोनों ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। डलहौजी के बाद कोई भी वायसराय या गवर्नर जनरल ऐसा नहीं आता जो कि साम्राज्य को फैलाने की इच्छा रखता हो या हिम्मत कर पाता हो। डलहौजी ने बहुत बेहिसाब तरीके से अपने हाथ पैर फैलाने शुरू किए और उसने इतनी अति कर दी कि उसके बाद जब वो जाता है तो 1857 की नींव रख कर जाता है और वहीं से क्रांति जो है वो सुलगने लगती है और अंत में मंगल पांडे भड़का देते हैं। ये स्थितियां आती हैं। जो रॉयल इनफील्ड वाला मामला था वो तत्कालिक था, लेकिन पीछे कारण क्या था? पीछे वही डलहौजी की नीतियां जिम्मेदार थी। जो गोद निषेध वाली नीति थी, मतलब राज्य हड़प वाली, इसके अलावा कुशासन का आरोप लगा के या तरह तरह से ये राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था और इससे रजवाड़ों में असंतोष था। और उसके अलावा अंग्रेज जो थे ये पहले से ही जो भारतीय परंपराएं थी, भले ही वो बेकार परंपराएं हों, जैसे सती प्रथा थी या इस प्रकार के जो धार्मिक मामले थे, इसमें हस्तक्षेप करने लगे थे और इससे जो भारतीय धर्माधिकारी लोग थे यानी धर्माचार्य लोग थे उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था। तो वो काफ़ी रुष्ट थे। ये सब बातें थी और शोषण तो था ही। तो आइए इसमें क्या लिखा जा सकता है ये देख लेते हैं। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि 1857 की जो क्रांति है ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की जागरूक शुरुआत के रूप में देखी जाती है, या इसको आप पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। बेशक कह सकते हैं, इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अपने मत हैं, लेकिन ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कम से कम आज़ादी की भावना तो लोगों में जगी थी। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी बात है। और इसमें भड़काने का जो जिम्मेदार है वो राइफल थी, रॉयल इनफील्ड। आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, चर्बी लगे हुए कारतूसों का मामला होता है। गाय और सुअर की चर्बी जो कारतूस के ढक्कन है उन पर लगी हुई है और इसको दांत से खींचकर खोलना है। ऐसा जो हिंदू और मुसलमान सैनिक होते हैं उनके बीच में अफवाह फैल जाती है और जब वो अपने अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो अधिकारी मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। जबकि वास्तविकता ऐसी ही होती है, इसका उन्हें भरोसा हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ पर विद्रोह होता है, बगावत होती है, अधिकारियों को मारना शुरू कर देते हैं, फांसी पर लटकाए जाते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए सैनिक होते हैं वो अपने साथियों को आज़ाद करा के दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो ये तत्कालिक कारण था। और पीछे के जो कारण थे उसमें प्रशासनिक कारण में वही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी वो जिम्मेदार थी। धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह। काम तो अच्छे के लिए अंग्रेज कर रहे थे, यहाँ पर सती प्रथा का निषेध कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह वाला करवा रहे थे, तो ये अच्छे काम थे। लेकिन भारतीय जो एकदम से रूढ़िवादी लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आने वाला था। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारण भी थे। जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, सहायक संधि थी, इस प्रकार की नीतियां यहाँ रोड़ा डाल रही थी जो भारतीय लोग थे उनके बीच में, और इसलिए लोग दुखी थे और क्रुद्ध थे। ये कारण थे। आर्थिक कारण में आप ये लिख सकते हैं कि भारी कराधान था, यानी टैक्सेशन बहुत बड़ा था। और उसके अलावा जो भारतीय हस्तशिल्प था उसको प्रोत्साहित करने के बजाय एकदम कुचल दिया गया। ये सब चीज़ें जो है यहाँ विरोध करने के लिए लोगों को उकसा रही थी। ये सब बातें हैं, तो इनको आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद 1858 के बाद, या आप ये लिखिए कि 1857 के बाद भारत में कौन से प्रशासनिक बदलाव किए गए। देखिए, जब 1857 की क्रांति होती तो उसके बाद स्थितियां तेजी से बदलती हैं। अंग्रेजों को यह आभास हो जाता है कि भारतीय लोग भी विरोध कर सकते हैं, इनके मुंह से भी आवाज़ निकल सकती है। और उनकी जड़ इतनी अच्छी तरह से हिल जाती है कि वहाँ पर महारानी को अपनी मुट्ठी में शासन की बागडोर लेनी पड़ती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो सत्ता की बागडोर है वो निकल जाती है। इनकी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाती है और यहाँ जो सारा शासन का प्रावधान है वो क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज सतर्क हो जाते हैं। उन्हें एक मन में डर बैठ जाता है कि ऐसा विद्रोह भविष्य में भी हो सकता है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि यहाँ प्रशासनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। जो 1858 यहाँ कहा गया है ना, तो 1857 के बाद वाली स्थिति है। अब 1858 में क्या होता है, तो इस समय भारत सरकार अधिनियम आता है और भारत को शासित करने की जो शक्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर, मतलब उसके हाथ से निकलकर जो ब्रिटिश क्राउन है उसको हस्तांतरित कर दी जाती है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, जैसे पहले जो भारत पर शासन करने की शक्ति थी वो कंपनी और नियंत्रण बोर्ड के निदेशकों के पास थी। लेकिन अब क्या होता है, इस शक्ति का प्रयोग राज्य के सचिव के द्वारा किया जाने लगा, जो कि सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता था। मतलब उसकी जवाबदेही सिर्फ संसद जो वहाँ की थी वहीं पर होती थी।
और स्थानीय निकाय के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन होते हैं। सेना में बदलाव होता है, पील आयोग का गठन होता है, जांच होती है, इस प्रकार की स्थितियां। सेना के मामले में जो अंग्रेज हैं वो सतर्क हो जाते हैं कि एक विशेष क्षेत्र के जो सैनिक हैं उनको कम यहाँ तवज्जो दी जाए, क्योंकि वो विद्रोह करने में बड़ा योगदान दिए थे। जैसे आप इसमें ये लिख सकते हैं कि सेना का पुनर्गठन किया जाता है और प्रमुख जो रणनीतिक पद थे वहाँ से भारतीय सैनिकों को बाहर करने वाली जो पुरानी नीति थी उनका सख्ती से पालन किया जाता है। मतलब इन्हें थोड़ा सा बाहर रखा जाता है कि भाई विद्रोह भी अगर करें तो ज़्यादा असर न डाल पाएँ, अंदर अगर घुसे रहेंगे तो ज़्यादा हिला देंगे, इसलिए इन्हें बाहर रखो। ये स्थितियाँ थी। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि लोक सेवा वाले क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होता है, यानी सभी शक्ति और प्रशासनिक पदों पर भारतीय सिविल सेवकों का कब्जा था। और लोक सेवकों की जो भर्ती है वो लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली खुली परीक्षा के माध्यम से होती थी। और सिविल सेवकों का जो मार्ग था या सिविल सेवाओं का जो मार्ग था वो भारतीयों के लिए कठिन था। यहाँ पर आप ये लिखिएगा कि जो लोक सेवाएं थी वो ब्रिटिशों के कब्जे में थी। यहाँ थोड़ा सा चूक है, बोलने में चूक है और लिखने में भी चूक है। जो सिविल सेवा परीक्षाएं थी या सिविल सेवाएं थी ये अंग्रेजों के कब्जे में थी और इसका जो प्रावधान था, इसका जो आयोजन था वो लंदन में होता था। तो इस प्रकार से ये भारतीयों के हाथ से बाहर निकली हुई थी, तो ये पहले से ही थी। और रानी की जो उद्घोषणा है उसमें राज्य हरण और राज्य विस्तार वाली जो नीतियां हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है ताकि असंतोष वहाँ से ठंडा हो जाए। तो ये सब कुछ प्रावधान होते हैं और इसको आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अंतिम इसका प्रश्न है, जो पहला खंड था इसमें आपको शब्द सीमा ज़्यादा थी। इसमें आपको लिखना है 10वें वाले में कि शहरी बाढ़ ने भारत को बार बार तबाह किया है। शहर में जो बाढ़ आती है वो भारत में तबाही लाती है और बार बार लाती है। तो ये शहरी बाढ़ आखिर है क्या, मतलब इसका कारण क्या है, क्यों आती है। जैसे मुंबई में आप देखते हैं या और भी जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहाँ पर इस पर आपको चर्चा करनी है। तो क्या लिखिएगा इसमें आप ये लिखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्र और जो लंबे समय तक वर्षा की स्थितियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं। मतलब बाढ़ कैसे आती है, जब तेज वर्षा होती है और लंबे समय तक होती है तब जो बाढ़ वाली परिस्थितियां हैं वो वहाँ पैदा होती हैं। और अक्सर दिक्कत क्या है, यहाँ शहरी बाढ़ का जो कारण है वो नदियों में उफान आना नहीं होता, बल्कि नाले जो वहाँ के होते हैं, गटर और सीवर, उनका जो निकासी वाला रास्ता होता है वो जाम हो जाता है। आप जानते हैं कि जो घरों का पानी है या जो प्रतिष्ठानों का पानी है वो कहीं ना कहीं निकलेगा नाली के माध्यम से, तो वो नाली जो है वो सीवर से जुड़ी हुई होती है और सीवर जो है वो नदियों या समुद्र में जाता है, या ये आप प्रत्यक्ष तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जो सीवर का पानी होता है वो संचार उसका ठीक से नहीं हो पाता, जाम हो जाता है तो ओवरफ्लो करने लगता है और वही जो है वो सड़कों को झील और तालाब में तब्दील कर देता है। और जब वो झील और तालाब उफनते हैं तो लोगों के घरों में घुस जाते हैं, यही स्थिति है। तो यहाँ लोग अपने ही जो दैनिक इस्तेमाल का पानी है उसी में डूबकर परेशान होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ये है शहरी बाढ़। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो मौसम संबंधी कारण में आप लिख दीजिएगा कि अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है, या चक्रवाती तूफान आ गया, या पक्के बने शहरी इलाकों में पानी की निकासी जो है वो वहाँ से करके निचले इलाकों में डाल दिए। मतलब पानी की एक प्रकृति होती है कि वो ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो ढाल की ओर बह गया, पता लगा। अब ढाल किधर है, जो मलिन बस्तियां हैं या निचले इलाके हैं, तो वहाँ वो लगेंगे डूबने शहरी लोगों के पानी से, ये समस्या है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन वाला जो असर है वो तो है ही है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल कारण है उसको भी आप लिख सकते हैं, ज्वार भाटा के कारण या अवसादों का जमाव जो नदियों में हो जाता है, यह भी एक प्रमुख कारण के तौर पर देखा जाता है। तो ये सब आप इसमें जोड़कर जो शहरी बाढ़ है उसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं, उसके कारणों की पड़ताल कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न था, एक सामान्य साइज का, दीर्घ तो नहीं कहा जा सकता, वो समाप्त होता है। इसके बाद खंड ब को देखिए। खंड ब में इसमें 50 शब्दों की शब्द सीमा है और 10 आपके यहाँ पर प्रश्न है और 6 अंक प्रत्येक पर निर्धारित है। तो इसी में आपको लिखना है, क्या लिखिएगा। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि गैर निष्पादित संपत्ति को परिभाषित कीजिए, यानी इसके बारे में बताइए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि गैर निष्पादित जो संपत्तियां हैं वो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की या अग्रिमों को संदर्भित करती हैं। मतलब उन्हें संदर्भ में लेकर यहाँ उसकी व्याख्या करती हैं, जिन पर कि मूल राशि या ब्याज भुगतान 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होता है। कितने दिन होते हैं, 90 दिन, उससे ज़्यादा के लिए। और आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वर्गीकृत कैसे करिएगा, इसमें सब स्टैंडर्ड जो संपत्ति है वो आती है, संदिग्ध संपत्ति आती है, इसके अलावा जो हानि वाली परिसंपत्तियां हैं वो शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक जिला एक उत्पाद यानी जो ODOP वाली योजना है ये क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो आप लिखिएगा कि ODOP ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो अच्छी बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही जो परीक्षाएं हैं उसी में आपको बैठना है। तो यह योजना ये महत्वपूर्ण हो सकती है।
इसमें आप लिखिएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के पारंपरिक शिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना, ये इसका मूल पर्पज है। और इस योजना के तहत यूपी में स्थानीय और विशेष उत्पादों को जो कहीं और नहीं पाए जाते, उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और इस योजना के द्वारा जो स्वरोजगार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ आप लिख सकते हैं कि बांदा का जो शजर पत्थर है, यहाँ बांदा जिले का जो शजर पत्थर है उसकी जो कलाकृतियाँ हैं, इसके अलावा सिद्धार्थनगर का जो यहाँ पे काला नमक चावल है, ये वाराणसी की साड़ियाँ हैं, लखनऊ का जो चिकन करी वाला काम है, ये वाला आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ विशिष्ट जो हस्तशिल्प वाली स्थितियाँ हैं, मतलब यहाँ हाथ से निर्मित जो सामान है उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये काम किया जा रहा है और इसकी पहल किसने की है, ये यूपी गवर्नमेंट ने की है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें से बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें कि जीआई टैग पहले से ही मिला हुआ होता है, जो भौगोलिक संकेतक है वो पहले से ही इनके पास होता है, तो ये चीज़ है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद अटल टिंकरिंग लैब्स, ये क्या है, इसको आपको बताना है। तो भावी अन्वेषकों ने भारत में 10 लाख बच्चों की प्रतिभा संवारने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन, यानी जो NITI योग की एक पहल है, उसको यहाँ पे लॉन्च किया था। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। और कहाँ पर की जाएगी, तो देश भर के 1500 स्कूलों में इसे पहले स्थापित किया जाएगा या एक प्रामाणिक तौर पर स्थापित किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य जो बच्चे हैं उनके दिमाग में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाना है और नए सोचने के तरीके और विचारों को वास्तविक धरातल पर उतारने का ये एक तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं वो अपने इनोवेटिव विचारों को प्रयोग करके देखेंगे और अनुसंधान के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो लैब किस लिए होती हैं, ये प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से विज्ञान में एक तो रुचि बढ़ाती हैं और दूसरा नए नए विचारों की ये पोषक होती हैं। तो वही काम ये अटल टिंकरिंग लैब भी करेगी। इतना आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद सन स्पॉट क्या है, तो आप जानते हैं कि सूर्य की सतह पर बनने वाली ये धब्बे होते हैं और यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और चुंबकीय क्षेत्र बड़ा प्रबल होता है और यहाँ से जो सौर लपट निकलती है, यानी चुंबकीय तूफान थपेड़ा निकलता है, वो पृथ्वी की संचार प्रणालियों को ध्वस्त करने में सक्षम होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, जितने भी तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में, आकाश गंगाओं में अलग अलग जगह, तो तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और ऐसे में जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं वो जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये सब जगजाहिर बात है और यही परिस्थितियां हमारे सूर्य के अंदर भी हो रही हैं। तो ये गैसें हैं, हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, ये गैसें होती हैं और गैस चलायमान होती है, आप जानते हैं, वो ठोस की तरह स्थिर नहीं होती। तो जहाँ से चलते चलते वहाँ पर थोड़ा घनत्व कम हो जाता है, यानी गैसीय आवरण का घनत्व कम हो जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के जो कलंक हैं यानी स्पॉट्स हैं वो बनते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं, माने बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होता है और यहाँ का तापमान जो बाकी सतह है उसकी तुलना में कम हो जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ से निकलने वाला जो थपेड़ा होता है या लपट होती है वो काफ़ी नुकसानदेह होती है। ये स्थितियाँ हैं और इनके बनने और बिगड़ने का एक तय समय होता है, उतने समय में ये बनते हैं। अब इसके बाद आप 5वें प्रश्न की ओर गौर करिएगा। 5वां प्रश्न जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझाना है। तो जो कोविड-19 वाली महामारी का दौर चल रहा है या चला था, तो मार्च 2020 में भारत सरकार के द्वारा एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना यहाँ पर लॉन्च की गई और यह योजना जो है, इसी योजना के बारे में कहा जा रहा है, यह योजना प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। मतलब यहाँ पर जितने भी प्रवासियों की एक बड़ी समस्या उस समय खड़ी हुई थी और जो मजदूर वर्ग था जो कि अन्न खरीदने में सक्षम नहीं हो पाया था, लॉकडाउन के ज़माने में उनके कामकाज, रोजी रोटी सब छिन गई थी, तो उनको मुफ्त अनाज मुहैया कराना, ये सरकार का उद्देश्य था। और इसमें होता क्या है, इसके तहत अनाज लेने के लिए आपको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आधार कार्ड के द्वारा ही जो जरूरतमंद है वो राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं। और अप्रैल से लेकर नवंबर वाली जो अवधि है 2020 की, इसके दौरान 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रत्येक परिवार के हिसाब से प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त चने के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रदान किया गया। ये खाद्यान्न की जो मात्रा है उसको दर्शाया जा रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद 6वां जो प्रश्न है, इसमें कोरल ब्लीचिंग यानी विरंजन से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको दर्शाना है। तो आप जानते हैं कि जो मूंगे होते हैं यानी कोरल, उनके ऊपर एक प्रवाल जो होते हैं वो मूंगे ही होते हैं, उनके ऊपर एक शैवाल अपना घर बनाया रहता है और जूजेंथले नाम का जो शैवाल होता है वही इन कोरल्स को रंग प्रदान करता है, इन्हें कलर देता है और ये रंग बिरंगे दिखाई देते हैं।
लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के असर से या समुद्री प्रदूषण के प्रभाव से जो जूजेंथले नाम का शैवाल है वो अपने प्राण त्यागने लगता है, या उसमें धीरे धीरे जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा बढ़ने लगती है और ऑक्सीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन की वो ज़्यादा उत्पत्ति करने लगता है। तो दो परिस्थितियां होती हैं, या तो वो खुद ही मर जाता है और नहीं तो प्रवाल उसको खुद ही त्याग देता है। इसलिए त्याग देता है क्योंकि वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उत्पादन करने लगता है और ये प्रवाल के जीवन के लिए संकटग्रस्त चीज़ हो जाती है, मतलब संकटपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रवाल से शैवाल का पलायन हो जाता है तो प्रवाल का रंग उड़ जाता है, मतलब उसका जो रंग है वो गायब हो जाता है, उसके अंदर कलर होता ही नहीं है, वो दूसरे के कलर से चमकता है, तो वो चला गया तो इसका रंग भी चला गया। लेकिन सिर्फ रंग का ही मैटर नहीं है, यहाँ पर जो जूजेंथले नाम का शैवाल होता है वो प्रवाल को भोजन भी देता है, पोषण देता है, तो उसके जाने की वजह से पोषण भी इससे छिन जाता है और अंत में धीरे धीरे ये बीमार होकर मर जाता है। तो ये इसकी बीमारी वाली स्थिति है। कोरल ब्लीचिंग या विरंजन क्या है? ऐसी स्थिति में जो प्रवाल होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, मरे नहीं रहते हैं लेकिन मरने वाले रहते हैं, वेंटिलेटर पर रहते हैं, समझ लीजिए। और इसके पीछे कारण क्या है? वही समुद्री प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, यही मुख्य कारण है। इसके बाद 7वें नंबर का जो प्रश्न है इसको आप देखिएगा। इसमें कहा गया है कि खेती में DSR यानी डायरेक्ट सीड राइस, इस तकनीक की व्याख्या करिए। ये तकनीक क्या है, इस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है। तो बताइए इसमें क्या लिखा जा सकता है। इसमें आप ये लिखिएगा कि पंजाब और हरियाणा के 2 अन्नागार राज्यों में जो महामारी है उसके कारण मजदूरों की कमी हो गई और उसके कारण किसानों की जो पारंपरिक रोपाई चावल वाली स्थितियां थी उसके स्थान पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी जो TPR था उसके स्थान पर DSR, इसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जो मजदूर थे वो मिलने कम हो गए, तो ऐसी अवस्था में यहाँ परिवर्तन किया गया। और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के तहत ट्रैक्टर के द्वारा संचालित जो मशीनें होती हैं उनकी सहायता से फसल की बुआई की जाती है और नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब धान में क्या होता है दोस्तों, पहले नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद घुटने घुटने पानी में कीचड़ में घुसकर उसकी रोपाई की जाती है। ये धान की खेती का जो पैटर्न है हमारे देश में वो चलता है। तो यहाँ जब मजदूरों का अभाव है तो जो रोपनी वाला काम है वो कैसे करवाइएगा? तो इसके लिए ट्रैक्टर और मशीनों की सहायता ले गई और जो डायरेक्ट सीडिंग वाली पद्धति है उसको अपनाया गया। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, इसको आप अपने शब्दों में दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसकी सिफारिशें क्या थी। प्रश्न आप देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या लिखिएगा। यहाँ प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए वुड डिस्पैच तो जो यहाँ प्रावधान था, मतलब नियम आया था, तो उसके तहत पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1854 में चार्ल्स वुड ने शैक्षणिक प्रणाली पर एक प्रेषण पत्र तैयार किया था और इसे अंग्रेजी शिक्षा का भारत के संदर्भ में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की सिफारिशें थी। अब सिफारिशें क्या थी? तो जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये पहला प्रावधान था। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे तमाम जो टर्म और कंडीशन थी वो मौजूद थी। इसके अलावा हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, ये वुड डिस्पैच का प्रावधान था। इसके अलावा आप ये लिखिएगा कि इसने उच्च शिक्षा के स्तर पर या उच्च स्तर के अध्ययन के लिए अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। मतलब अंग्रेजी को यहाँ पे काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर महत्व दिया गया। उसके साथ साथ महिला और जो व्यावसायिक शिक्षा है, इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, यानी महिला शिक्षा को भी इसमें प्रोत्साहन दिया गया। ये एक अच्छी बात थी। और सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली जो शिक्षा थी वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। देखिए उस समय जब अंग्रेज यहाँ आए तो भारत में धार्मिक शिक्षा का बड़ा प्रावधान था। संस्कृत पाठशालाएं होती थी और जो मदरसे हैं वो हुआ करते थे, और ये जो संस्कृत पाठशालाएं और मदरसे होते थे ये मंदिर और मस्जिदों से अटैच होते थे। ये धर्म के जितने नियम कायदे हैं या धार्मिक चीज़ें ही पढ़ाते थे। तो इससे सांप्रदायिकता पनपने का बड़ा खतरा था और वो सांप्रदायिकता अंग्रेजों के लिए भी काफ़ी घातक हो सकती थी। तो इसलिए इन्होंने धर्मनिरपेक्ष जो प्रणाली थी शिक्षा की उस पर बल दिया। ये चीज़ें हैं। और मुंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो सुधारवादी कार्यक्रम हैं जिसमें से कुछ अंग्रेजी परस्त भी थे, वो सब चार्ल्स के वुड डिस्पैच में शामिल हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये आपका अगला प्रश्न है, यानी 9वां। इसमें आप क्या लिखेंगे? तो देखिए यह जो सर्टिफिकेशन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो कि स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले जो समुद्र तट है उनको दी जाती है। मतलब ऐसे समुद्र के किनारे जो कि स्वच्छता संबंधी जो यहाँ कायदे बनाए गए, मापदंड बनाए गए हैं उन पर खरे उतरते हैं, उनको ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है। और ब्लू फ्लैग समुद्र तटों और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों के लिए दुनिया में सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक। ये क्या है? ये एक स्वैच्छिक पुरस्कार है और ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं।
इसके बाद जो 10वां प्रश्न है उसमें उन्नत भारत अभियान के बारे में कहा जा रहा है। तो उन्नत भारत अभियान क्या है ये आपको बताना है। 50 शब्दों की शब्द सीमा है, तो आप थोड़ा फैला सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? तो इसकी शुरुआत जो शिक्षा मंत्रालय है, यानी अभी हाल में इसको लिखें तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ताकि ग्रामीण समुदाय हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गाँवों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ा जा सके, और इससे जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनकी पहचान करने में सहायता होगी, और नवीन जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करके स्थायी समाधान भी खोजा जाएगा, ये भी बात है। और हाल में जो ट्राइफेड है उसने आदिवासी समुदाय के लिए जो आजीविका के अवसर हैं और आय का बढ़ावा देने का जो प्रावधान है उसको किया है, और इसमें IIT दिल्ली ने उसे सहयोग किया है। तो यहाँ जो तकनीकी संस्थान है वो भी जुड़कर सहयोग कर रहे हैं, ताकि जो पिछड़े, निम्न या ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी शिक्षा का उजाला पहुँच सके, और ये भी उसी दिशा में एक पहल है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये 10वां था। इसके बाद अब छोटे छोटे हैं, मतलब 25 शब्दों की आपकी शब्द सीमा है और 2 ही अंक इस पर मिलने वाले हैं। 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो बहुत फैलाने की भी इसमें गुंजाइश नहीं है। छोटा छोटा लिखिएगा। यहाँ आपको टिप्पणी नुमा लिखा हुआ है, पहले सार्क पर लिखना है। तो सार्क क्या है आप जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1985 में। इसकी जो डेट है उसको लिख दीजिएगा। मुख्यालय आप जानते ही हैं काठमांडू में है। सदस्य देशों को अगर लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत पहले से ही है। इसके अलावा नेपाल तो है ही है, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसमें देश शामिल हैं। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है वो है पुलिकल्ली लोक कला। ये क्या है पुलिकल्ली? इसके बारे में आपने सुना है? ये 2 अंक का प्रश्न है। तो पुलिकल्ली जिसे कि टाइगर डांस भी कहा जाता है, टाइगर नृत्य भी कहा जाता है, ये केरल की लोक कला है। ये जो पुलिकल्ली है ये क्या है? ये केरल से संबंधित है, वहाँ की लोक कला है। और इसमें राजा महाबली के सम्मान में ओणम जो फसल उत्सव होता है उसके चौथे दिन इस लोक कला का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के चौथे दिन इसका आयोजन होता है, और इस कला का विषय होता है बाघ का शिकार। मतलब जो राजा है या राजसी सैनिक होते हैं वो बाघ का शिकार करते हैं, और उसी से ये जुड़ा हुआ है। केरल से इसका संबंध है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका अगला टॉपिक है, इस पर आपको लिखना है। यानी GDP के बारे में कहा जा रहा है। तो GDP एक वित्तीय वर्ष में कहा जाता है ना, GDP इतनी है उतनी है, उसके आधार पर विकास दर को यहाँ तय किया जाता है। तो ये होती क्या है? GDP एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं का एक कुल मूल्य है, और GDP किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करती है। और भारत में GDP को बाजार की कीमतों के रूप में नापा जाता है। भारत में इसका मापन कैसे होता है? बाजार की कीमतों के तौर पर होता है। और इसकी गणना के लिए जो आधार वर्ष होता है वो यहाँ पर रखा गया है 2011-12। यहाँ आधार वर्ष को आप याद रखिएगा। इतना आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। तो ये क्या है? इसमें आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है, बताना है। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल, ये कला और संस्कृति के, मतलब गूगल का जो कला और संस्कृति वाला सेक्टर है उसके सहयोग से संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को चालू किया गया है। और इसमें दुनिया भर के लोगों द्वारा कई छोटे छोटे चित्र, मतलब कई 100 छोटे छोटे चित्र जो हैं उन्हें यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब उन्हें यहाँ ऑनलाइन देखने में सहायता मिलेगी। यानी उनका पहले तो संकलन किया जाएगा, फिर उनको ऑनलाइन एक प्रदर्शनी के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो रामायण की गाथा है उसको आप दर्ज कर सकते हैं, शाही गाथा को दिखा सकते हैं, पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये मिनिएचर परियोजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला है सैंट मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है? ये सैंट मिसाइल है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। DRDO ने इसे डेवलप किया है, ये आप जानते ही हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो उसके द्वारा विकसित ये एक स्वदेशी मिसाइल है, ये इसकी बड़ी बात है। और इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक ऑन और लॉन्च के बाद लॉक ऑन दोनों की क्षमता है। मतलब दोनों ही समय इसको लॉक ऑन किया जा सकता है, ये इसके अंदर अच्छी खूबी है। और यह नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण है। नाग मिसाइल को ही थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाइड करके इसको विकसित किया गया है। और इसकी जो रेंज है वो 15 से 20 किलोमीटर है। ये जो यहाँ मिसाइल दी है ना, इसकी रेंज कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। इसके बाद छठवां जो इसमें मुद्दा है वो है जैव मेथेनेशन। तो जैव मेथेनेशन क्या होता है? इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यह सूक्ष्म विज्ञानी प्रक्रिया है, मतलब सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और कार्बनिक पदार्थों को बायोगैस के रूप में जो एनारोबिक स्थितियां हैं, यानी ऑक्सीजन के बिना, उसके तहत परिवर्तित कराया जाता है। यानी इसका रूप बदला जाता है। और इसकी क्षमता
जैविक अवशेषों और कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लेवल पर अगर देखा जाए तो उसमें उच्च स्तर पर है। ये इसका प्रावधान है। इसके बाद जो सीधी जनजाति है या सीधी जनजाति है, इसको आप लिखेंगे इसके बारे में। ये क्या चीज़ है? देखिए, सिद्दी समुदाय जो है ये अफ्रीकी मूल का माना जाता है। इसका जो मूल क्षेत्र है वो कौन सा है? अफ्रीका है। और इसे नेग्रोइड नस्लीय भौगोलिक विशेषताओं से युक्त माना जाता है। सीधी लोगों को पहली बार 7वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा दास के रूप में भारत लाया गया था। ये कब आए थे? अरबों ने इन्हें ले आया था 7वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में। और जब गुलामी समाप्त होती है, मतलब ये गुलाम रहते हैं, बाद में गुलामी से आज़ाद होते हैं, तो ये घने जंगलों में छिप जाते हैं। और अब इस समय गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पर ये रह रहे हैं। और पहले इनका जो काम था वो शिकार वाला होता था, लेकिन अभी ये क्या करते हैं? या तो मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं। ये इनका प्रावधान है। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है वो है शून्यकाल। तो शून्यकाल पर आपको लिखना है। इसमें आप क्या लिखिएगा? शून्यकाल 1962 में अस्तित्व में आता है और यह एक भारतीय नवाचार है। इसका प्रयोग संसद में होता है, आप जानते ही हैं। मतलब संसद की प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और जो दिन के एजेंडे हैं उनके चलने तक ही चलता रहता है। और यह बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी मामला उठाने के लिए सांसदों के लिए एक अनौपचारिक उपकरण के तौर पे काम करता है। मतलब पहले से कोई चेतावनी आपने नहीं दी है और एकाएक आप यहाँ पे मामला उठा सकते हैं। ये इसका महत्व है। इसके बाद क्वाड, ये 9वां है आपका। तो क्वाड में आप क्या लिखेंगे? ये सुरक्षा संवाद है, ये जो है। और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अनौपचारिक समुद्री व्यापार और सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता के तौर पर इसे देखा जाता है। और स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के उद्देश्य के साथ प्रत्येक देश समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के विकास में शामिल हो जाता है। ये इसका प्रावधान है। इसके बाद मिशन कर्मयोगी है। तो मिशन कर्मयोगी में आप क्या लिखेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य न्यू इंडिया वाला जो मिशन है उससे जुड़कर काम करना है। ये इसका मूल पर्पज है। और मिशन कर्मयोगी जो है ये निरंतर क्षमता निर्णय प्रतिभा पूल के निरंतर सुधार के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा। ये चीजें हैं। किसान रेल क्या है? तो किसान रेल जो है ये हाल ही में सरकार ने लॉन्च की है, मतलब इसकी शुरुआत की है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। और यह रेफ्रिजरेटेड डब्बों वाली पहली जो मल्टी कमोडिटी रेल है उसके तौर पर दिखाई देती है, जो कि जल्दी नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों को अपने भंडारण करने के लिए यहाँ मदद करेगी, मतलब बाजार तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता करेगी। इसके बाद आचार संहिता, ये बार बार आप सुनते हैं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, आचार संहिता के बारे में अगर कहा जाए तो 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। और आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में से एक है, जिसमें कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी भाषणों और बैठकों के निर्देश दिए जाते हैं। और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जो नियम बनाता है उसी में आचार संहिता वाला जो प्रावधान है वो सम्मिलित होता है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आप देख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसमें आप क्या लिखिएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये 122 राष्ट्रों का समूह है। 13वां आप देख रहे हैं ना, 122 राष्ट्रों का समूह है। और यह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लगभग इनकी जो अवस्थिति है वो पाई जाती है। और इनकी संख्या कितनी है? 122 ये है। और यही सौर गठबंधन के अंतर्गत आते हैं। और 300 दिनों से अधिक समय तक ये धूप को प्राप्त करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनका जो नाम है गठबंधन का वो सौर गठबंधन रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है इस गठबंधन का? जीवाश्म आधारित ईंधन पर निर्भरता को कम करना और सामूहिक रूप से काम करना, ताकि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद 14वां जो है उसको देखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये क्या चीज़ है? तो यह योजना जो है ये रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनको 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी के लिए समपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो शुरू की गई योजना है उसके तौर पर देखी जाती है। ये है। और इसकी घोषणा कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट के मद्देनजर जो आत्मनिर्भरता पैकेज आया था मोदी जी का, उसके अंतर्गत घोषित की गई। ये है। इसके बाद अगला जो प्रावधान है उसमें, मतलब अगला जो टॉपिक है उसमें आप FTF के बारे में देख रहे हैं। तो ये FTF क्या है? इसको आप कहते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। इसको आप FATF के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकी फंडिंग होती है, यानी टेररिस्ट फंडिंग होती है, उसके वॉच डॉग के तौर पे ये काम करता है। मतलब उनकी निगरानी करने का काम करता है और अवैध गतिविधियों को रोकने और जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है उसको साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से इसका गठन 1989 में किया गया था। FATF जो है इसका गठन कब होता है? 1989 में होता है। इतना आपने लिखा। इसके बाद भूदान आंदोलन तो आप जानते हैं, विनोबा भावे द्वारा इसको शुरू किया गया था।
1951 में। इसे ग्रामदान आंदोलन के नाम से भी जानते थे। और ये शुरू कहाँ से होता है? तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव है वहाँ से शुरू होता है। और इन्होंने धनी भूमि मालिक जो थे और बड़े जमींदार थे, उनको अपनी भूमि का एक छोटा सा हिस्सा जो भूमिहीन लोग थे उन्हें दान करने के लिए कहा था। यही इस आंदोलन का बेस था। इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी आजकल बड़ी चर्चा में है, तो आंगनबाड़ी पर यहाँ एक टिप्पणी है। इसमें क्या लिखिएगा? आंगनबाड़ी जो है ये भारत में ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 1975 में बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पोषक आहार दिया जाता है और एक जो जानकारी युक्त बातें हैं वो बताई जाती हैं। बच्चों का जो संपूर्ण देख रेख वाला काम है वो यहाँ किया जाता है। इसके बाद अगला है चरकुला नृत्य। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आप जानते हैं। तो यह लोक नृत्य है और उत्तर प्रदेश का जो ब्रज वाला क्षेत्र है यानी मथुरा वाला, वहाँ का ये स्थानीय नृत्य के तौर पे या लोकल जो डांस है उसके तौर पे देखा जाता है। प्रदर्शनकारी जो यहाँ व्यक्ति होते हैं वो महिलाएं होती हैं। और रसिया भगवान कृष्ण से संबंधित जो गीत होते हैं उनकी धुन पर नृत्य करती हैं और अपने सिर पर जो दीपक होते हैं वो रखती हैं। अब दीपक कैसे होते हैं? तो ये पिरामिड की तरह से व्यवस्थित होते हैं। मतलब दीप नृत्य एक तरह से ये होता है, सिर पर पूरे जलते हुए दिए होते हैं और वो पिरामिड की आकृतियों में ऐसे सजाए गए रहते हैं और उनको संतुलित करके नाचना एक बड़ी चुनौती होती है। तो ये डांस करते हैं और दीपकों की संख्या जो है वो 108 तक जा सकती है। आप समझ सकते हैं कितना टेढ़ा काम होगा ये सिर पर बैलेंस करके काम करना। लेकिन ऐसे बहुत सारे अनोखे नृत्य हैं जिसमें कि अलग अलग पद्धतियों के अंदर रह के डांस किया जाता है। तो ये है चरकुला। और इसके बाद 19वां जो इसमें टॉपिक है उसको आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये उस प्रकार की सब्सिडी है जो कि व्यापार को विकृत नहीं करती है या न्यूनतम विकृतियों का कारण बनती है। और ये सब्सिडी एक सामान्य प्रकृति की यहाँ क्षमता रखती है और किसी भी विशिष्ट उत्पादों के लिए निर्देशित नहीं की जाती। सरकार के द्वारा जो किसान होते हैं उनको उनकी फसलों की विफलता या जो प्राकृतिक आपदा है या अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, विपणन आदि के संदर्भ में जो समर्थन के रूप में यहाँ पर सब्सिडी है वो दी जाती है। और उस सब्सिडी को भी हम लोग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये क्या है? ये किसी भी प्रणाली को बिगाड़ने का काम नहीं करती है, उसमें विकृति नहीं लाती है। और अंत में आप 20वां देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये ए-सेट मिसाइल है। अंतिम है ये टॉपिक, अंतिम वाला आप नीचे देख रहे हैं। ए-सेट मिसाइल ये क्या चीज़ है? तो यह एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। सेट का मतलब क्या? सैटेलाइट, और ए का मतलब है एंटी। तो यहाँ एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और डीआरडीओ ने इसे मिशन शक्ति के तहत विकसित किया है। ए-सैट मिसाइल जो है ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पे काम करती है जो कि अंतरिक्ष में उपग्रहों और वस्तुओं को गैर कार्यात्मक बनाती है। मतलब जो इसके विरुद्ध है या इसके दुश्मन प्रतीत होते हैं या महसूस होते हैं उनको ये बेकार कर देती है, उन्हें नष्ट कर देती है या जाम कर देती है। तो ये दो प्रकार की होती है, आप जानते हैं, एक तो काइनेटिक होती है और दूसरी गैर काइनेटिक होती है। तो इतना इसमें पर्याप्त है। और ये आपका एक पूरा मॉडल पेपर था जिसमें कि संभावित जो प्रश्न या प्रश्नों की जो रूपरेखा है वो आपके सामने पेश की गई। ऐसा ही बिल्कुल ठीक ठाक इंग्लिश का भी आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो इसके प्रश्नों पर आप खुद से अभ्यास करिए। तब तक के लिए नमस्कार।